हेलो नीट आर्मी। हम लोग बायो में अभी तक पढ़ चुके हैं सेल क्या होता है, नॉन लिविंग में क्या होता है, लिविंग जो है वो क्या होता है, लिविंग में सेल होता है या नहीं होता है, सेल कितने टाइप का होता है, प्रोकैरियोट किसको कहते हैं, यूकैरियोट किसको कहते हैं। आप लोग को हमें क्वेश्चन भी दिए थे कि PPLO का लेंथ क्या होता है। अब 0.3 माइक्रोमीटर किसका लेंथ NCERT में दिया हुआ है। प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, लिपिड का परसेंटेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना होता है, सिंगर और निकोलसन जो थे वो कौन से मॉडल को दिए थे, वो फ्लूइड को किस टाइप का फ्लूइड बताए थे। तो हम लोग इतना चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज आप लोग को पता है कि हम लोग अब यूकैरियोट्स के डिफरेंट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें आपको अगर याद होगा कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, सेल वॉल के बारे में हम आपको बोले थे कि चूंकि अभी हम लोग एनिमल सेल के बारे में उस टाइम डिस्कस कर रहे थे और एनिमल सेल में आपको पता है कि सेल वॉल नहीं होता है, तो उस दिन हम आपको सेल वॉल के बारे में नहीं बताए थे। कुछ छोटा सा आइडिया हम आपको इम्ब्रोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बताए थे, वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इतना चीज के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है। चलिए इतना कट कर तो हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में इतना चीज पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आज हम लोग इन्हीं सब चीज को थोड़ा डिटेल से, चूंकि NCERT आपको इसके बारे में छोटा छोटा लाइन में कुछ इसके बारे में बताया है कि इसका फंक्शन क्या होता है, और आपके नीट के एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग को लाइन बाय लाइन दिमाग में बिठा के चलना है। देखिए, सबसे पहले सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल होता क्या है, आपके पास में एक सेल, ठीक है। सेल के ऊपर अगर हम लोग इस टाइप से देखें तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर में अगर एक लेयर हो, इस टाइप से, और ये जो लेयर है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के बारे में आपको क्या क्या जानना है, तो देखिए, एक सेल अगर दूसरे सेल से चिपका हुआ है तो ये जो ग्लू होगा, वो ग्लू लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेमिला, ठीक है। अब ये मिडिल लेमिला जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, मतलब यहां पर ये चिपकाए हुए हैं। लेकिन अगर आप सेल के, मान लीजिए ये है इसका साइटोप्लाज्म, इसका ये है साइटोप्लाज्म, ठीक। और यहां पर अगर ये दोनों कनेक्टेड हो, ठीक, तो यहां पर इसका नाम हम लोग रखे थे मिडिल लेमिला, ठीक है। तो ये था मिडिल लेमिला और ये हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का जो काम है वो हो गया साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना, और मिडिल लेमिला जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को चिपकाता है, मतलब ये बाउंड करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिडिल लेमिला जो है, देखिए ग्लू में भी एल आता है, मिडिल लेमिला में भी एल आएगा, तो मिडिल लेमिला जो है वो है ग्लू, और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो है साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला, ठीक। तो ये हो गया सेल वॉल का, ये दोनों जो पोर्शन है, एक ग्लू का वर्क करेगा और एक साइटोप्लाज्म को जोड़ने का। अब आपके NCERT में थोड़ा सा और दिया हुआ है कि अगर अलगी है तो उसका सेल वॉल क्या का बना हुआ है, और प्लांट है तो प्लांट का सेल वॉल क्या का बना हुआ है। देखिए,
अगर हम लोग इसको इस तरह से याद रखें, हेसी पेपर, ठीक। अब ये क्या हो गया, हेसी पेपर, इसको किस तरह से याद करेंगे, तो हे से हेमीसेलुलोज, सी से सेलुलोज, पी से पेक्टिन और ये प्रोटीन, ठीक है, हेसी पेपर, ठीक है। तो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब अलगी का ये क्या से बना होगा, तो ये ट्रिक हेसी मेमिक हो जाएगा, प्लांट के लिए ट्रिक हेसी पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेल वॉल कवर हो गया। एनसीईआरटी में इससे आगे सेल वॉल के बारे में नहीं दिया हुआ है, ये नॉन लिविंग होता है, आपको पता है, ठीक। यहाँ पर अगर इसके परमिएबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो एनसीईआरटी में जो बताया गया है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल जो होगा उसके रोकने का काम ये कर सकता है, लेकिन बाकी जो है माइक्रोमोलिक्यूल उसके लिए ये परमिएबल होगा, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सेल वॉल में जो सबसे मेन चीज है वो ये है, सेल वॉल में प्लांट में को याद करा चुके हैं, हेसी पेपर, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अलगी के लिए जे सी में यहाँ इसका हो जाएगा गैलेक्टोज, सेल्यूलोज, मेनेंस और मिनरल्स CaCO3। ये हो जाएगा CaCO3, मिनरल, मेनेंस, सेल्यूलोज और गैलेक्टोज। यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक। आज हम लोग ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम भी जहां तक हो सके इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो 4 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि कोऑर्डिनेट मैनर में, मतलब एक साथ होके वर्क करते हैं। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए यूजफुल होगा, दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो तीसरा यूज करेगा। इस तरह से ये कनेक्टिव मैनर में वर्क चूंकि यहाँ पर होता है, तो इसको हम लोग इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर रख के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ है क्या क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूम, ठीक। अब आपको इसके बारे में पढ़ना है। सबसे जो फर्स्ट है वो है गोल्जी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता कहाँ है, तो यहाँ अगर सेल हो, ये न्यूक्लियस हो, यहाँ पर न्यूक्लियस के वाल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा, एक को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो सेकेंड होता है वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप बेसिक, अगर आपको याद होगा, आप 9th क्लास से ये चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है उसके पास में राइबोसोम है, जो स्मूथ है उसके पास राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेसिक आपको पता है। अब यहाँ पर पूछा जाने वाला एक और पॉइंट एनसीईआरटी दिया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को 2 पार्ट में बांटता है। एक पार्ट जो कि इसके अंदर का है, ठीक, जिसको कि एनसीईआरटी लिखा है ल्यूमिनल, ठीक। तो ये हो गया ल्यूमिनल रीजन। और जो इसके बाहर का है, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म के तरफ का जो रीजन हो गया वो हो गया एक्स्ट्रा
ल्यूमिनल रीजन। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो पार्ट में बांटता है वो कौन दो पार्ट है। तो एक हो गया ल्यूमिनल जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट है, इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो उसके बाहर का पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म के तरफ का होगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। ठीक है, तो ये था ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग को पढ़ना है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो टाइप है जिसके की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ठीक है, अगर यहाँ ये इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट हो, राइबोसोम, तो ये चीज हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा क्योंकि इसके पास में राइबोसोम है। अगर दूसरा हम लोग देखें जिसके पास में कि राइबोसोम नहीं हो, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या काम करेगा, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा, ये करवाएगा लिपिड का सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को अपने लाइन में जो दूसरा इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ऑर्गेनेल मिलता है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस इस तरह से सैक के जैसा कॉन्केव कॉन्वेक्स दो अलग अलग ऐसे करके ये बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें सिस और ट्रांस दो अलग अलग पोर्शन होते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी यहां पर से प्रोटीन मिला उसका वो पैकिंग करेगा। ठीक है, अब गोल्जी एपरेटस बनाता क्या है और इसके पोर्शन के बारे में पढ़ते। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को सिस्टर्न हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया सिस्टर्न। और अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा, जितना भी चीज आपको यहाँ इन दोनों से मिला है, लिपिड और प्रोटीन, उन दोनों का ये पैकिंग करेगा। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं कि गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है तो आप बस उसमें ग्लाइको प्लस प्रोडक्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये कौन बनाएगा, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, सिस्टर्न इसका पार्ट हो गया। ये काम क्या करेगा, तो पैकिंग करेगा। इसके पैकिंग के थ्रू जो बनता है उसका क्या नाम होगा, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ हम लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या क्या था, तो प्रोटीन था और यहाँ पर लिपिड। ठीक है, या स्टेरॉइड भी दिया है आपके एनसीईआरटी में। तो ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी एपरेटस बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोल्जी एपरेटस के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है आपका लाइसोसोम।
ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वो किससे बनता है, तो गोल्गी अपरेटस के प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये जो रिलीज किया उसके थ्रू ये बनेगा, इसके पास में एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग हो चुका है प्रोटीन का। अब लाइसोसोम के पास में क्या क्या होता है, लाइसोसोम क्या क्या को डाइजेस्ट कर सकता है जब इसके पास एंजाइम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं न्यूक्लिक, या इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं न्यूक्लिका। ठीक है, न्यूक्लिका जो वर्ड है वो आपको बताएगा कि लाइसोसोम क्या को डाइजेस्ट करता है। देखिए Ca आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के लिए बात हो रहा है, P प्रोटीन, लिपिड, और न्यू जो है वो हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिका यानी कि न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसका ये डाइजेशन करता है। अब इसके पास में कौन कौन एंजाइम होगा, तो लिपिड का डाइजेशन लाइपेज के थ्रू कर सकता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज हो सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज हो सकता है। तो ये इसके पास में इतना एंजाइम होता है जिससे कि ये डाइजेस्ट इन सबको कर पाए। ठीक, अब लाइसोसोम जो है वो वर्क करता है एसिडिक पीएच पर। ठीक है, मतलब कि ये जो पीएच है लेस देन होना चाहिए किससे, 7 से। ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो नॉर्मल का होता है, तो 7 से अगर कम पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये था लाइसोसोम के बारे में, ये पूरा बात। ठीक, लाइसोसोम को हम आपको बता चुके हैं, आप हो सकता है जानते होंगे कि इसका एक और नाम है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग और सुसाइडल बंडल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये बर्स्ट हो गया, टूट गया इसका जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेनस सिस्टम ही है। ठीक है, जितना यहाँ पर होगा इसमें भी मेम्ब्रेन होगा, इसमें भी यहाँ पर इन चारों में मेम्ब्रेन होगा। अगर इसका मेम्ब्रेन टूट गया तो ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल भी जो है वो न्यूक्लिक का ही बना होता है। सेल में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आप पढ़ चुके हैं कि सेल का सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी इसी का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसके मेम्ब्रेन को नाम देते हैं टेनोप्लास्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टेनोप्लास्ट। अब वैक्यूल का क्या काम है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है उसको ये स्टोर करता है। आप लोग फूड वैक्यूल के बारे में पढ़ चुके होंगे, या अमीबा के पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता था। अब पहले पढ़ चुके हैं कि जब आप 10th क्लास या 9th क्लास या आप उससे भी पहले का अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर भी आप ये पढ़ते थे, अमीबा का एक डायग्राम होता था, उसका सीडोपोडिया फूड को इनटेक करता था और वो अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में उस फूड को पहुंचाता था। ठीक है, तो अमीबा के पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी वैक्यूल का ही एक एग्जांपल है। तो यहाँ तक इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। अब इसके बेस्ड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कीजिए, और अगर होगा तो टेलीग्राम पर भी आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप वो सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये एफर्ट ज़्यादा सही लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।